नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बड़ी मस्त चल रही होगी। बच्चों, आज का ये वीडियो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। लास्ट तक देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 42 मार्क्स। इससे पहले वाला वीडियो मैंने बनाया था, उसमें कवर किए हमने 28 मार्क्स, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न का वीडियो बनाया इससे पहले। इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस की भी मैं लिंक दूंगा, वहाँ से जाकर आप प्रिपरेशन कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको, निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा। ये 100% जो है मेरा दावा है। तो आज के जो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो MPBSC ने जो मॉडल पेपर दिया है उन सभी के सॉल्यूशन के बारे में, और वो सारे सॉल्यूशन हम समझेंगे। समझने से फ़ायदा ये होगा कि आपके ये क्वेश्चन आंसर हैं जल्दी आपको रिमाइंड होंगे, जल्दी आपको याद होंगे। तो ये जो MPBSC का जो ये अपने पास जो मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इसका एक वीडियो हमने देख लिया है, दूसरा वीडियो के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो आज के जो क्वेश्चन है इन सभी के हम आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। ये जो है 5वां क्वेश्चन है, यहाँ से अपन इनके आंसर समझते हुए शुरुआत करेंगे। ये 5वां क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। फिर हम पढ़ेंगे 6वां क्वेश्चन। बायोलॉजी में अच्छा खासा बैठा भैया मॉडल पेपर, ठीक है। और सभी बच्चों को शेयर कीजिएगा, जो आपके साथी हो उन सभी को, ताकि सभी बच्चों को बेनिफिट मिल पाए। क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देखेंगे अपन। चलिए, मज़ा आएगा आज के इस वीडियो में और निश्चित ही आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए, सबसे पहले आप ये जो वीडियो की जो लिंक जो है शेयर कीजिए, उसके बाद में जो है वीडियो देखना। और इसके अलावा आप जो है कुछ भी ना करो तो कम से कम आज जो क्वेश्चन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इन सभी को जो है आप लिखना चालू कर दीजिए। आपके पास 3 दिन का समय है और इस 3 दिन के समय को यूटिलाइजेशन करना। यदि आप सारे जो क्वेश्चन के आंसर लिखोगे तो आप जो है अच्छी तरह से जो है एग्ज़ाम में लिख पाओगे, छाप के आ पाओगे। चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन हाजिर है। मॉडल जो आपका दिया हुआ है, मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया है, उसको सॉल्यूशन करवा रहे हैं। चलिए, आपका जो कहाँ से शुरुआत हो रही, 1 से 4 तक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। उसके बाद में शुरुआत करिए हमने 5वें क्वेश्चन से। कहाँ से शुरुआत करिए अपने 5वें क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं अपन। यहाँ से 5वां क्वेश्चन ये दे रखा है इसमें कि धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के कोई 2 एग्जाम्पल बताइए, और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के कोई 2 एग्जाम्पल बताइए। तो ऋणात्मक विचलन वाले विलयन के दो उदाहरण, मतलब अनादर्श विलयन के अंतर्गत ही आते हैं धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। ओके, तो ऋणात्मक विचलन वाले विलयन के 2 एग्जाम्पल। भैया, एक एग्जाम्पल तो ये हो गया क्लोरोफॉर्म और एसीटोन CH3COCH3। एक ये हो गया क्लोरोफॉर्म प्लस डाई एथिल ईथर। अगर आपको ये फार्मूला याद न रहे, वैसे याद रहना चाहिए, केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो कि क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। एक तो एग्जाम्पल ये हो गया क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, और एक एग्जाम्पल ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म प्लस डाई एथिल ईथर। एक ये हो जाएगा। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए भैया। ओके, एक ये एग्जाम्पल हो जाएगा क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन और एसिटिक अम्ल प्लस पिरिडीन। तो ये ऋणात्मक विचलन वाले विलयन के 2 एग्जाम्पल हैं। अब बात करें अपन, अगला जो है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के 2 एग्जाम्पल। भाई साहब, एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक एग्जाम्पल ये हो गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस टालुइन। ये टालुइन है, ये किसका सूत्र है, C6H5CH3 टालुइन का। CHCl3 किसका है, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो इनका मिक्सचर किसका एग्जाम्पल है, ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, आपके 2 नंबर पक्के, जो भी बैठ जाए आपके। हम तैयारी करना, कर्म करना हमारा काम है, फल की चिंता न करें, कर्म करते रहें। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 6वां क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर का 6वां क्वेश्चन। क्या दे रखा है, द्रव स्नेही कोलाइड तथा द्रव विरोधी कोलाइड में 2 अंतर बताइए। हम 3 अंतर बता के आएंगे एग्जाम में। ओके, 3 अंतर बता के आएंगे। द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड में 2 अंतर बताइए, ये क्वेश्चन है। तो इसका क्या आंसर लिखोगे आप, विलयन बनाने की विधि। पहला पॉइंट,
तो विलायक में घोलने पर आसानी से विलयन बन जाते हैं द्रव स्नेही के। कोलाइडी विलयन विशेष विधियों के उपयोग से बनते हैं। इनके कोलाइडी विलयन द्रव विरोधी जो रहते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड जो रहते हैं, इनके कोलाइडी विलयन विशेष विधियां प्रयुक्त की जाती है, उनके थ्रू बनाए जाते हैं। शांतता की बात करें, द्रव के बढ़ने के गुण को शांतता कहते हैं, तो इनकी शांतता परिक्षेप्य माध्यम मतलब विलायक से हमेशा अधिक होती है। द्रव स्नेही में क्या होता है कि इनकी शांतता परिक्षेप्य माध्यम, ठीक है, विलायक से हमेशा कम होती है। जैसे पानी के अंदर अपने ने गोंद मिलाया तो गोंद क्या है, विलय हो गया, और पानी क्या हो गया, विलायक हो गया। तो गोंद और पानी को बहाएंगे तो गोंद धीरे से बहेगा, है ना। तो इनकी शांतता परिक्षेप माध्यम विलयन से हमेशा अधिक होती है। इनकी शांतता माध्यम के समान ही होती है। चलिए, प्रकृति उत्क्रमणी होती है इनकी प्रकृति, और इनकी होती है अनुत्क्रमणी प्रकृति होती है। अवक्षेपण के बाद विलायक के मिलाने पर पुनः कोलाइडी अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं। भाई साहब बहुत बढ़िया बात है। अवक्षेपण के बाद विलायक के मिलाने पर वापस कोलाइडी विलयन बन जाते हैं। मतलब कुल मिला के अवक्षेपण हो गया और वापस आपको कोलाइडी विलयन बनाना, तो वापस से कोलाइडी विलयन बन जाएंगे। लेकिन भैया ये अवक्षेपित हो गए और वापस बोलोगे वापस कोलाइडी विलयन बना दो, तो भैया नहीं बनाएंगे हम, तो पुनः कोलाइडी अवस्था में आसानी से नहीं आते हैं। ये द्रव विरोधी कोलाइड की खासियत है। चलो स्क्रीनशॉट लेते रहना बेटा, हर एक का स्क्रीनशॉट लेना है आपको, और आपके जो जितने क्वेश्चन बना रहा हूं उनके सभी के स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल में होने चाहिए। आज सभी जो क्वेश्चन बता रहा हूं उन सभी के स्क्रीनशॉट होने चाहिए, क्योंकि यही स्क्रीनशॉट आपको जो है एग्जाम में नंबर दिलाने वाले हैं। चलिए 28 तारीख को आपका पेपर है, उससे पहले हम केमिस्ट्री को घमासान तरीके से अच्छे से करेंगे, मज़े से। चलिए हो गया ये। अगला क्वेश्चन, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, ये छठवें का ही अथवा वाला पार्ट है। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में डिफरेंस क्या है? तो भौतिक अधिशोषण के लिए हम लिखेंगे, अधिशोषण ऊष्मा का मान लगभग 40 किलोजूल प्रति मोल होता है, और अधिशोषण ऊष्मा का मान लगभग 200 से 400 किलोजूल प्रति मोल होता है, हाई होता है। ठीक है, भौतिक अधिशोषण कम ताप पर होता है, लो टेम्परेचर पर। यह हाई टेम्परेचर पर होता है भैया रासायनिक अधिशोषण। यह उत्क्रमणी है भौतिक अधिशोषण, वापस हट सकता है उसकी सरफेस से अधिशोष्य पदार्थ, यह उत्क्रमणी है, और यह क्या है, अनुत्क्रमणी है। ओके, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में डिफरेंस हो गया ये। आगे बढ़े, 2 की जगह हम 3 अंतर लिख के आएंगे एग्जाम में। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। क्वेश्चन आपके आएगा एग्जाम में, किसी भी तरीके से आ सकता है। भाई साहब, सल्फर डाइऑक्साइड तथा क्लोरीन की विरंजन की क्रिया, विरंजन की क्रिया को, विरंजन मतलब रंगहीन करना, कलरलेस करना किसी भी चीज़ को, उसको कहते हैं विरंजन क्रिया। तो SO2 के द्वारा विरंजन और क्लोरीन के द्वारा विरंजन, मतलब किसी पदार्थ को क्लोरीन के द्वारा कलरलेस करो या फिर सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा कलरलेस करो। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि क्लोरीन के द्वारा फूलों का विरंजन स्थायी होता है, मतलब क्लोरीन के सामने फूल ले जाओ भैया, गुलाब का फूल, बढ़िया फूल जो भी है या कलरफुल वस्तु ले जाओ, तो क्लोरीन द्वारा फूलों का विरंजन क्या होगा, स्थायी होगा। लेकिन SO2 द्वारा अस्थायी होगा। क्यों होगा भाई साहब? तो हो क्या रहा है भैया कि जो SO2 के द्वारा विरंजन होता है वो अपचयन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अपचयन के द्वारा। अपचयन के कारण क्या हो गया, जो पदार्थ है रंगीन पदार्थ, वो क्या हो गया, रंगीन हो गया। ठीक है, अपचयन के कारण क्या हो गया, रंगीन पदार्थ क्या हो गया, रंगहीन हो गया। लेकिन वापस वायुमंडल की ऑक्सीजन मिल जाए उसको, तो वायुमंडल की ऑक्सीजन के द्वारा वो रंगहीन पदार्थ वापस क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। मेरी बात सुनना, नमी की उपस्थिति में SO2 गैस, ये नमी है, और नमी की उपस्थिति में जो SO2 गैस जो है वो क्या करेगी, रंगीन पदार्थ से क्या बन जाएगा, रंगहीन पदार्थ बन जाएगा। लेकिन ये रंगहीन पदार्थ वापस इसका ऑक्सीकरण हो जाए तो वापस क्या हो जाएगा, ये रंगीन हो जाएगा भैया। तो नमी की उपस्थिति में SO2 गैस वनस्पतियों के रंगीन पदार्थ को अपचयन द्वारा रंगहीन बना देती है। रंगीन पदार्थ क्या बन गया, रंगहीन बन गया। यह विरंजन क्या है, अस्थायी है, क्योंकि वायुमंडल की ऑक्सीजन द्वारा रंगहीन पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है तथा वह वापस किस में बदल जाएगा, रंगीन पदार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा भैया। मेरी बात समझ में आई? चलिए, क्लोरीन द्वारा विरंजन।
क्लोरीन द्वारा विरंजन ऑक्सीकरण की क्रिया के भाई साहब मेरे कारण ही तू किस में कन्वर्ट हो रहा, रंगीन से रंगहीन में। तो किसी की ताकत नहीं है कि तेरे को वापस रंगीन बना ले। तो ये काम कौन कर रहा है, क्लोरीन कर रहा है भाई साहब। तो क्लोरीन द्वारा विरंजन ऑक्सीकरण क्रिया से होता है। नमी की उपस्थिति में यह वनस्पतियों एवं रंगीन वस्तुओं का क्या कर देता है, विरंजन। विरंजन मतलब क्या होगा, कलरलेस, रंगहीन करना। तो विरंजन कर देता है। तो क्लोरीन और जल की क्रिया से नवजात ऑक्सीजन बनती है। भाई साहब क्लोरीन और H2O की क्रिया हुई तो ये क्या बना, HCl बना प्लस HClO बना। और ये HClO जो है ये क्या है, HCl प्लस ऑक्सीजन। तो ये नवजात ऑक्सीजन जो है ये रंगीन पदार्थ से क्रिया करेगी और बन गया रंगहीन पदार्थ। अब ये रंगहीन पदार्थ बन गया किसके कारण, ऑक्सीकरण के द्वारा रंगीन पदार्थ बना। तो इसका वायुमंडल की ऑक्सीजन का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये स्थायी रूप से क्या हो गया, रंगहीन हो गया। स्थायी रूप से क्या हो गया, इसका विरंजन हो गया, किसका, रंगीन पदार्थ का। मेरी बात समझे। क्लोरीन द्वारा विरंजन ऑक्सीकरण क्रिया से होता है। नमी की उपस्थिति में यह वनस्पतियों एवं रंगीन वस्तुओं का विरंजन कर देती है। क्लोरीन और जल की क्रिया से नवजात ऑक्सीजन बनती है जो रंगीन पदार्थों को ऑक्सीकरण द्वारा रंगहीन पदार्थ में बदल देती है। क्लियर है बेटा, स्क्रीनशॉट लेते जाना साथ साथ में। बहुत आपके लिए यूज़फुल वीडियो है। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी, काफ़ी बच्चे मैसेज कर रहे थे मेरे को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैसेज कर रहे थे। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। और हम बात करें बायोलॉजी के पेपर की, तो बायोलॉजी के पेपर में क्वेश्चन बैंक और जो आपका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसमें से 70 से 80% बैठा है। अब देखते हैं केमिस्ट्री में आपके कितने % जो है पेपर ये आता है। हमारा काम है मेहनत करना, कर्म करना। ठीक है, चले आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, ये 7वां क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ते हैं अपन। H2O एक द्रव है तथा H2S गैस क्यों है भैया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे क्वेश्चन आया तो क्या लिखना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो H2O, ये H2O, HOH ये भी बना लो तो भी बढ़िया है, HOH ऐसे लिख के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता दो और बढ़िया है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया ये। तो H2O के अणुओं में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की ऋण विद्युतता ज़्यादा होती है तो ऋणावेशित ऑक्सीजन की ऋण विद्युतता क्या होती है, ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की ऋण विद्युतता ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन साझे के इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी तरफ आकर्षित करता है। फलस्वरूप ऑक्सीजन साझे के इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी तरफ आकर्षित करता है। फलस्वरूप ऑक्सीजन पर ऋणावेश, आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के ऋण विद्युतीय परमाणु मतलब ऑक्सीजन से आकर्षित हो रहा है, मतलब अणु पास पास में आ रहे कुल मिला के। तो अणु पास पास में होते हैं तो वो कौन सी अवस्था है, द्रव। मतलब कहते हैं ना, द्रव में अणु पास पास होते हैं, गैस में दूर दूर होते हैं, ठोस में और पास पास में होते हैं, बिल्कुल सटे हुए रहते हैं। किसमें, ठोस में। और द्रव में पास पास रहते हैं। और गैस में तो क्या होता है कि बिल्कुल दूर दूर रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, गैस। तो यहाँ पर H2O के अणुओं में तो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और H2S में क्या है, सल्फर की ऋण विद्युतता कम है ऑक्सीजन की अपेक्षा। तो H2S के अणुओं में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। तो H2O के अणुओं में बंध के मध्य प्रबल हाइड्रोजन बंध उपलब्ध होता है, जबकि H2S अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंध नहीं होता है। अतः जल द्रव है, मतलब H2O द्रव है तथा H2S क्या है, गैस है। क्लियर है बेटा, कंप्लीट है। चलिए, बहुत यूजफुल वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो को मैं लाइव लेता, लेकिन लाइव में लाइव फोकस के कारण दिक्कत आती है, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो ना दिखता है। इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को अपन जो है रिकॉर्डिंग करके ही आपको अवेलेबल करवाएं। अदरवाइज़ ये पूरा जो है मेरा प्लान था कि चलो लाइव क्लास लेंगे, लाइव में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। अगला क्वेश्चन आपका याद करवा लूँ, करोगे याद? बिल्कुल करेंगे भैया। क्वेश्चन है आपके पास भैया, अम्लराज क्या है और इसका उपयोग लिखिए। अम्लराज क्या है, इसका उपयोग लिखिए। पुराने ज़माने में आते थे गांव में लोगों को जो है आकर्षित करने के लिए और ले जाते थे गहनों को गला के उसमें से अपने साथ में। जैसे कि 1 किलो की चांदी है आपके पास, तो अम्लराज के द्वारा उसको गला के 1 किलो की जगह 800 ग्राम पकड़ा गया, आपको 200 ग्राम उसके उस सॉल्यूशन के साथ ले गया। तो अम्लराज की खासियत होती है कि वो धातुओं को गला देता है। तो क्या होता है अम्लराज, तो आपका जो 1 भाग तो HNO3 और 3 भाग क्या है, HCl। मतलब आप एक तरह से 75% तो ये ले लो और 25% ये ले लो कुल मिला के। तो ये क्या हो गया, मिक्सचर क्या हो गया, अम्लराज मिक्सचर हो गया।
तो एक भाग सांद्र HNO3 और 3 भाग सांद्र HCl को मिलाने से बनता है क्या है, अम्लराज। और उपयोग क्या है, अम्लराज गोल्ड, प्लेटिनम, इरिडियम को घोलने के लिए प्रयुक्त होता है भाई साहब। क्या बात है। तो HNO3, ये HNO3 प्लस HCl लिया आप लोगों ने, क्या बना इससे, एक तो NOCl बना, नाइट्रोसिल क्लोराइड बना, H2O बना, क्लोरीन, ठीक है, ये इस रेशो में बना। अब क्या होगा, ये जो क्लोरीन है यही करामात करने वाली है, ये क्लोरीन जो है गोल्ड के साथ क्रिया करेगी और ये गोल्ड का क्लोराइड बन गया भाई साहब। और ये गोल्ड का क्लोराइड अपने साथ ले गया, जितने ज़्यादा टाइम रिएक्शन करवाएगा उतना ज़्यादा वो गोल्ड को गला के ले जाएगा भाई साहब। इस रिएक्शन को वापस ये लिख रखा है इसमें यही वाली रिएक्शन यहाँ नीचे, इसी रिएक्शन को अपन जो है ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 2Au + 3HNO3 + 9HCl, इसी को ऐसे बता सकते हैं। 3NOCl लिखा, 2AuCl3 लिखा, + 6H2O लिखा। आप इन दोनों रिएक्शन के बजाय डायरेक्ट ये रिएक्शन लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। 3 दिन और पढ़ना है, ठीक है। 25, 26, 27, 28 को पेपर है आपका, और उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस पेपर में अच्छा प्रदर्शन करके आएंगे, आपका पेपर अच्छा जाए। एक है F2O को फ्लोराइड का ऑक्साइड नहीं माना जाता है, F2O को फ्लोराइड का ऑक्साइड नहीं माना जाता। क्यों मानेंगे भैया, F2O को फ्लोराइड ऑक्साइड नहीं माना जाता? तो इनके लिए किसका ऑक्साइड माने, उसके लिए शर्त ये होनी चाहिए कि उसकी ऋण विद्युतता क्या हो, कम हो, उसका ऑक्साइड मानते हैं, ठीक है, उसका ऑक्साइड मानते हैं। ऋण विद्युतता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मेरी बात सुनना, फ्लोरीन आवर्त सारणी का सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा बेईमान आदमी है कौन, फ्लोरीन, सबसे ज़्यादा ऋण विद्युतीय तत्व है। और इसकी विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से अधिक है, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है इसकी विद्युत ऋणात्मकता। जय हो। तो नामकरण पद्धति में क्या लिखे, कम ऋण विद्युतीय तत्व का नाम पहले। जैसे कि ये H2O है, तो H2O में कौन है कम ऋण विद्युतीय, हाइड्रोजन है। फिर तो हाइड्रोजन का ये जो है क्या हो जाएगा, कम ऋण विद्युतीय तत्व है। कौन है भैया, ये है कम ऋण विद्युतीय तत्व, ठीक है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड हो जाएगा ये, ठीक है। कम ऋण विद्युतीय तत्व का नाम पहले एवं अधिक ऋण विद्युतीय तत्व का नाम बाद में लिखते हैं। मेरी बात सुनना, नामकरण पद्धति में कम ऋण विद्युतीय तत्व का नाम पहले एवं अधिक ऋण विद्युतीय तत्व का नाम बाद में लिखते हैं। इसलिए F2O या OF2 को लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड कहा जाता है इसको, फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड कहा जाएगा। मेरी बात समझे, क्या कहेंगे, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। अब जैसे कि इसको कहूँ मैं नामकरण पद्धति में, HF लिया मैंने, चलो एक HF ले लिया। HF में किसकी ऋण विद्युतता ज़्यादा है, इसकी कम है और इसकी ज़्यादा है। तो नामकरण पद्धति में जिसकी ऋण विद्युतता कम है उसको पहले बोला जाएगा, तो इसको क्या कहूँगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड कहूँगा। क्या कहूँगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि फ्लोराइड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, F2O को ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो F2O को फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं माना जाता है, फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं माना जाता है। क्यों, तो फ्लोरीन आवर्त सारणी का सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, इसकी ऋण विद्युतता ऑक्सीजन से अधिक है भैया। कम होती तो कह देते, कोई बात नहीं, तो ऑक्सीजन से अधिक होती हैं। नामकरण पद्धति में कम ऋण विद्युतीय तत्व का नाम क्या लेंगे, जो कम ऋण विद्युतीय तत्व है उसको पहले बोला जाएगा, उसका नाम पहले एवं अधिक ऋण विद्युतीय तत्व का नाम बाद में लिखते हैं। इसलिए F2O या OF2 को ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। चलिए हो गया, बहुत क्लियर है, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। जय हो। अब आपके सामने क्वेश्चन है अगला वाला, EDTA का पूरा नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। EDTA का पूरा नाम और संरचना सूत्र लिखिए। EDTA, ये EDTA भैया बता देते हैं। EDTA ये लिखा मैंने, EDTA। EDTA जो है ये एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, एथिलीन डाइमीन
टेट्रा एसीटेट। ओके, ये हो जाएगा CH2 और ये CH2, एथिलीन का काम हो गया। डाईएमीन, ये N और ये N, दो यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो गया, उसकी जगह जुड़ गया, क्या जुड़ गया, CH2 COO माइनस और CH2 COO माइनस। यहाँ पर हो गया CH2 COO माइनस और ये CH2 COO माइनस। टेट्रा एसीटेट आयन लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और टेट्रा एसीटेट एसिड लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये एक षटदंतुर लिगेंड है EDTA, और EDTA की संरचना ये हो जाएगी। और EDTA का पूरा नाम है एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। ये लिखो तो भी सही है, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट अम्ल लिखो तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरी बात सुने आप। तो ये EDTA क्लियर है। EDTA का पूरा नाम एवं सूत्र लिखिए, तो पूरा नाम ये हो गया और ये सूत्र हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। षटदंतु लिगेंड 1 2 3 4 5 6, 6 जगह से ये मेटल को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये क्लियर है। यहाँ पे स्टार विस्टार भी लगा रखे हैं, ये कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, मतलब 6 जगह से 1 2 3 4 5 6 षटदंतु लिगेंड है, जहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन दे सकता है वहाँ पर स्टार लगा रखे हैं। चलो क्लियर है। EDTA का पूरा नाम और सूत्र। आगे बढ़े, आगे तो बढ़ना ही है, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। EDTA के बाद में आपके पास में आ रहा है वेरी गुड बेटा क्वेश्चन है आपके पास, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN। ध्यान रखना, आप अपना ही भला मत करना, सभी का भला करना। अपने साथियों को, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी जो है सभी तक वीडियो पहुंच जाए, बस ये और कुछ नहीं है। ठीक है, ताकि क्या है कि इस बार जो है पढ़ाई का रेगुलर पढ़ाई नहीं हो पाई है, ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनको हेल्प हो जाए बस मेरी तरफ से, कि हमें फ़ायदा मिला कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में। बस मेरा ये उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। तो प्रभावी परमाणु संख्या या EAN क्या है, किसे कहते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अंग्रेजी में कहेंगे इसको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। चलो EAN किसे कहते हैं, प्रभावी परमाणु संख्या किसे कहते हैं। तो होता क्या है, जैसे कि आपने ये कंपाउंड लिया, मेरी बात सुनना, अभी समझा दूंगा आपको। K4FeCN6, इसका IUPAC नाम होता पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, इसका IUPAC नाम होता। अगर इसकी अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, Fe की निकालेंगे, तो क्या हो जाएगी 4 × +1 प्लस जिसकी निकाल रहे उसकी x + 6 - 1 बराबर 0। तो x बराबर 6 - 4 कितनी आ जाएगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। क्लियर है, +2। तो इस संकुल आयन में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। अब प्रभावी परमाणु संख्या निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आयरन का परमाणु क्रमांक कितना है, 26, तो ये परमाणु क्रमांक लिख दिया मैंने 26। क्लियर है, परमाणु क्रमांक तो याद होगा ना, आयरन का 26 होता है, मैग्नीज का 25 होता है, कोबाल्ट का 27 होता है, 26 लिखा। प्लस 26 में से जो ऑक्सीकरण संख्या है प्लस में वो घटा लो, कितनी ऑक्सीकरण संख्या, तो आयन बनने में लुप्त इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, तो 26 - 2 घटा लिए। 26 - 2 आपके पास कितने आ गए, 26 - 2 24 आ गए। अब एक लिगेंड इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक लिगेंड इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है, तो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 12 इलेक्ट्रॉन। तो 6 दूनी 12, तो ये प्लस लिखा मैंने 12, तो 24 + 12 कितने हो गए भैया, 36। तो यहाँ पर प्रभावी परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, K4FeCN6 में Fe के लिए, आयरन के लिए प्रभावी परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी भैया, 36 हो जाएगी। वेरी इजी है। अब इसी को अपन डेफिनेशन के रूप में देखते हैं, कैसे, उपसहसंयोजक यौगिक, ये उपसहसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु, ये केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी मिल रही है बेटा जी अपने को, 26। केंद्रीय धातु परमाणु के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा बंध बनने से प्राप्त इलेक्ट्रॉन, बंध कौन बना रहा, ये Fe के साथ में Cn बना रहा है। कौन बना रहा है भैया, Cn। कितने Cn है, 6 Cn है। और एक Cn कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, Fe को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मेरी बात सुनना, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो Fe के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 26 - 2 कितने, 24 इलेक्ट्रॉन ही रह गए। और बंद बनने में कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इसको, 12 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो 24 + 12 कितने हो गए, 36। तो उप सहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा बंध के बनने से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। कुल मिला के केंद्रीय धातु परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन है
और बंद बनने में कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे। बट ये ध्यान रखना पड़ेगा कि केंद्रीय धातु परमाणु के पास किससे की इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, उससे पहले आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल दो। तो ऑक्सीकरण संख्या को माइनस कर लो, जैसे कि यहाँ पर 26 - 2 किया है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है ये पता चल जाएगा। तो परमाणु क्रमांक 26 है, 26 - 2 कितना हो जाएगा 24, 24 + 12 कितनी हो जाएगी 36। प्रभावी परमाणु संख्या का फार्मूला जो है ये लिखा है, प्रभावी परमाणु संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या, जैसे कि आयरन की परमाणु संख्या 26, आयन बनने में लुप्त इलेक्ट्रॉन कितने हुए 2 ऑक्सीकरण अवस्था 2 इलेक्ट्रॉन, लिगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या कितनी आ रही है 6 लिगेंड है, तो 6 दूना 12। क्लियर है? यस लिखिए जल्दी से, कमेंट से कीजिएगा, कमेंट्स में और लाइक शेयर में कंजूसी न करें, ठीक है? क्लियर है? बहुत बढ़िया। EAN का पूरा नाम भी आ गया और सूत्र भी आ गया। EAN का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN का पूरा नाम हिंदी में लिखना चाहो तो प्रभावी परमाणु संख्या, और इंग्लिश में लिखना चाहो तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। एक ही वीडियो में 42 मार्क्स कंप्लीट। एक क्वेश्चन है आपके ये वाला कि शायरीता का क्रम बताना है। किसका शायरीता का क्रम बताना है? क्वेश्चन आपके पास ये है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये है आपके पास, एक तो लिया है आपके पास NH3, एक लिया है आपको दिया है RNH2, और एक लिया है आपके पास R2NH, और एक है आपके पास R3N। इनकी शायरीता का क्रम बताना आपको। ये प्राइमरी एमीन, ये सेकेंडरी एमीन, ये टर्शियरी एमीन। R की जगह आप चाहो तो C2H5 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपना ही राज चल रहा है। अब मेरी बात सुनो, 3 R, ठीक है, 3 R, ये R, ये R, ये R। R को क्या कहते हैं? एल्किल ग्रुप कहते हैं। ये 2 R, ये 2 R, ठीक है, ये N और ये H। यहाँ पर एक R, ये RNH2। यहाँ पर ये कोई R नहीं, सिर्फ क्या है NH3 है। मेरी बात सुनना, तो यहाँ पर शायरीता मतलब नाइट्रोजन के पास क्या होता है बेटा जी, लोन पेयर अवेलेबल होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अवेलेबल होता है। जो जितना जल्दी लोन पेयर देगा वो उतना ज़्यादा शायरी होगा। तो यहाँ पर क्या है, एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ नाइट्रोजन पर बढ़ा रहे। तो सबसे जल्दी नाइट्रोजन कौन सा वाला नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म देगा बंद बनाने के लिए? ये देगा, फिर ये देगा, फिर ये देगा, फिर ये देगा। तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा शायरी? ये है, फिर ये है, फिर ये है, और फिर ये है। तो यही क्रम लिखा हुआ है भाई साहब। इस R की जगह क्या लिख दिया मैंने? R की जगह लिख दिया भाई साहब, R की जगह C2H5 लिख रखा है अपनों ने, तो इसको लिख दूं मैं R की जगह C2H5 और ये C2H5 क्या लिखा है? ये N, सबसे ज़्यादा शायरी है। फिर क्या लिखूं? C2H5 डाईएथिलेमिन, ये NH, फिर ये होगा शायरी है। फिर कौन होगा? C2H5 NH2, फिर कौन होगा? अमोनिया NH3। शायरीता का क्रम बता दिया मैंने। इसी को आप जो है C2H5 को क्या लिख सकते हो? मेरी बात सुना, C2H5 को क्या लिख सकते हो आप? ये भी लिख सकते हो C2H5 थ्राइस N। इसको क्या लिख सकते हो? C2H5 ट्वाइस NH। और इसको क्या लिख सकते हो? इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सबसे ज़्यादा शायरी कौन है? ये वाला, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो ये क्रम लिख रहा है C2H5 थ्राइस N, C2H5 ट्वाइस NH, C2H5 NH2 और NH3। मेरी बात समझे आप? तो जो जितना जल्दी आसानी से लोन पेयर देगा वो उतना ज़्यादा शायरी है। तो ये क्या होगा? एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। एल्किल ग्रुप जो होते हैं प्लस आई इफेक्ट, तो सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका होगा? इसका। तो ये ज़्यादा शायरी होगा। फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो इसको क्रम में लिखा तो सबसे ज़्यादा शायरी ये हो गया, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अगर ऐसे आ जाए तो ये सबसे कम शायरी है, NH3 कम शायरी है, RNH2 कम शायरी है, और ये क्रम भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो गैस प्रावस्था में हाइड्रोजन बंध के कारण संयुग्मी अम्लों का स्थायित्व का बढ़ना नहीं पाया जाता है। अब देखो, गैसीय प्रावस्था में शायरी प्रबलता मुख्यतः एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव पर निर्भर करती है। किसके ऊपर? प्लस आई। अतः गैसीय प्रावस्था में शायरी प्रबलता का घटता हुआ क्रम ये दे रखा सबसे ज़्यादा, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। हमजा दिया मैंने बहुत बहुत बढ़िया तरीके से, समझ में आया होगा।
एंजॉय लीजिए। और क्या, बायोलॉजी का पेपर तो अच्छा गया, केमिस्ट्री का पेपर भी बढ़िया जाएगा, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। और इसके बाद तो फिर जिमने जामने जाना ही है, घूमना फिरना ही है, फिर इंतज़ार करना रिज़ल्ट का, फिर क्या करना लाइफ में आगे ये सोचना है। ज़िंदगी में हर टाइम पर एक एक पड़ाव आता जाता है, उस पड़ाव को पार करते जाओ। चलिए स्क्रीनशॉट। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अगला क्वेश्चन है बेटा जी आपके सामने हाजिर, 10वां क्वेश्चन मॉडल का, मॉडल क्वेश्चन पेपर का 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, C3H9N के संभव समायोगी लिखिए एवं समावयवता का प्रकार लिखिए। संभव समायोगी लिखिए। तो भाई साहब ये C3H9N के संभव समायोगी हो गए, एक तो क्रियात्मक समावयवता हो गई, एक स्थान समावयवता हो गई। ये जो शो कर रहे हैं ये कौन सी समावयवता है भैया, स्थान समावयवता। ठीक है, स्थान समावयवता में जो NH2 जो है अलग अलग स्थान पर जुड़ गया तो ये स्थान समावयवता हो गई। ठीक है, NH2 जो है अलग अलग, इसमें एल्किल ग्रुप डिफरेंट जुड़े हैं ना, एल्किल ग्रुप अलग अलग चेंज हो गए तो ये क्रियात्मक समूह समावयवता हो गई। ठीक है, अब क्रियात्मक समावयवता, ठीक है, इसमें जो है ये इसमें NH ग्रुप हो गया, इसमें NH2 है और इसमें सिर्फ N रह गया तो ये कौन सी समावयवता हो गई, क्रियात्मक समावयवता। ये हो गई स्थान समावयवता, स्थान चेंज कर लिया NH2 ने। अब ये स्थान समावयवता कैसे है, सॉरी जो संभव समायोगी लिखना ना अपने को, तो देखो कार्बन कितने 3 है, 1 2 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने 9 है, 3 4 5 6 7 8 9 हाइड्रोजन है, मतलब इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा C3H9N। और भाई साहब इसका भी क्या होगा 1 2 3 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं 3 3 6 7 8 9, इसके पास भी वही चीज़ें C3H9N, मतलब दोनों में कंडीशन सेम आ रही C3H9N C3H9N, तो ये क्या हो गए समायोगी। ऐसे ये भी हो गए समायोगी भैया। कार्बन कितने आ रहे हैं 1 2 3, हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं 3 4 5 6 7 8 9, भाई साहब एक तो ये हो गया। फिर ये कार्बन कितने आ रहे हैं 3, सॉरी कार्बन कितने आ रहे हैं 1 और 2 3 कार्बन है ना, हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं 3 4 3 और 5 8 और 1 9 और ये N, तो इन भाई साहब के पास भी क्या है C3H9N ही है, इसके पास भी यही है, इसका भी यही है और इसका भी यही है, तो ये क्या हो गया समायोगी। मतलब कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की संख्या इन तीनों में समान है, तो ये क्या हो गए समायोगी हो गए। सो C3H9N के ये क्रियात्मक समायोगी हो गए और ये स्थान समायोगी हो गए। क्लियर है, ओके आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। तो ये 10वां क्वेश्चन खत्म आपका। ठीक है, चलिए अभी जो है आपको अब किसी के वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, मेरे अलावा फुल फाट तैयारी हो रही है अपनी। ओके, फुल फाट तैयारी करना है तो हमारे सभी वीडियो देखिए, सिस्टमेटिक तरीके से देखिए। क्वेश्चन बैंक के सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं लिंक उनकी भी प्ले लिस्ट की, वहाँ से भी आप देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, ज्विटर आयन की संरचना समझाइए। ज्विटर आयन, भाई साहब ये ज्विटर आयन है और ये है एमिनो एसिड्स। क्या है ये, एक एमिनो एसिड्स। मेरी बात सुनना, एमिनो एसिड्स में क्या है, जैसे कि ये मैंने लिया NH2, ये CH और ये R और ये COOH। मेरी बात सुनना ध्यान से, मेरी बात, ये एमिनो एसिड्स है, एमिनो ग्रुप भी है, COOH समूह भी है, इसको कहते हैं एमिनो एसिड। डिफरेंट R जुड़ता है एल्किल ग्रुप, उसके आधार पर डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स होते हैं। करामात क्या करी हमने कि यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ भेज दिया तो ये जो NH2 जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, NH3+ में। क्लियर है, और यहाँ पर क्या हो गया COO- हो गया। अब जैसे ये NH3+ लिख दिया और ये COO- लिख दिया, मतलब इसमें पॉजिटिव आयन भी है और नेगेटिव आयन भी है, तो भाई साहब क्या होगा ये ज्विटर आयन। और ज्विटर आयन के लिए यही चीज़ लिखना है आपको कि ये इसको कहते हैं ज्विटर आयन। द्विध्रुव आयन या ज्विटर आयन एक ही बात है, द्विध्रुव आयन या ज्विटर आयन एक ही बात है भैया, मेरी बात सुनना। ज्विटर आयन की संरचना लिखना, आप ये बना के आइएगा, ये ज्विटर आयन की संरचना। क्लियर है, ज्विटर आयन की संरचना लिखना, आप ये बना के आना, ये ज्विटर आयन की संरचना हो गई, एक ही बात है। अब ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, OH- से क्रिया करता है भैया, किससे क्रिया करेगा OH- और OH- यहाँ से क्या छीन लेगा, एक H को छीन लिया तो ये NH3 किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 में कन्वर्ट हो गया। ये CHR ऐसे कैसे लिखा हुआ है, COO- ऐसे कैसे लिखा हुआ है, और OH- और यहाँ का H+ मिलकर क्या हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा।
भैया क्षारकीय गुण प्रदर्शित करना है तो H+ से क्रिया करेगा, H+ सीधा किसके पास आके जुड़ जाएगा, यहाँ पर, तो COO- और H+ क्या हो गया, ये COOH हो गया, ये NH3+ CHR ऐसे कैसे ही है। तो द्विध्रुव या ज्यूट्रायन संरचना के कारण एमिनो अम्ल उभयधर्मी स्वभाव का होता है। ऐसी ये ज्यूट्रायन के कारण क्या हो गया, ये उभयधर्मी स्वभाव का हो गया, अम्ल के साथ भी क्रिया करेगा और क्षार के साथ भी क्रिया करेगा, क्षारीय गुण भी प्रदर्शित करेगा। जब अम्ल के साथ क्रिया कर रहा तो क्षारीय गुण प्रदर्शित कर रहा है, जब क्षार के साथ क्रिया कर रहा तो अम्लीय गुण प्रदर्शित कर रहा है। मेरी बात समझे। तो द्विध्रुव ज्यूट्रायन संरचना के कारण अमीनो अम्ल उभयधर्मी स्वभाव के होते हैं, अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करते हैं। अमीनो अम्लों का अम्लीय स्वभाव किसके कारण होता है, NH3+ समूह के कारण। किसके कारण, NH3+ समूह के कारण क्या होता है, अम्लीय स्वभाव। तथा क्षारीय गुण किसके कारण होता है, COOH के कारण क्या होता है, क्षारीय गुण, है ना, COOH समूह के कारण होता है। क्षारीय गुण COOH समूह के कारण, जैसा कि निम्न में दिखाया गया है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। यहां पर आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अम्लीय स्वभाव NH3+ के कारण ही होता है यहाँ पर, और COOH समूह के कारण क्या होता है, क्षारीय गुण होता है, है ना। क्षारीय गुण किसके कारण होता है, COOH समूह के कारण होता है। COO-, यहाँ पे COO- लिखना पड़ेगा, COO- के कारण। NH3+ COOH नहीं लिखेंगे, COO- लिखेंगे यहाँ पर, COO- समूह के कारण। ये अम्लीय स्वभाव क्यों कर रहा है, क्योंकि NH3+ एक H+ दे देगा तो ये अम्ल क्या होते हैं, जो H+ देते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल। तो अम्लों का इसका अम्लीय स्वभाव NH3+ के कारण। ओके, जब NH2 था उस कंडीशन में नहीं, NH3 जैसे प्लस बना तो ये अम्लीय स्वभाव हो गया इसका। ऐसे ये COO-, जो क्षार जो होते हैं वो क्या होते हैं, H+ को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो वो ये कौन सा गुण प्रदर्शित करेगा, क्षारीय गुण। तो COOH तो अम्लीय है, लेकिन COO- जो है वो कौन सा गुण रखेगा, क्षारीय गुण रखेगा। कौन सा गुण रखेगा, क्षारीय गुण। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, आप तो बस जो समझा रहा हूँ उस तरीके से आप कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े, यहाँ COO- कर देना COOH की जगह। जय हो, ज्यूट्रायन हो गया। अब भाई साहब प्रोटीन का विकृतीकरण। अब प्रोटीन आपने अगर बहुत अच्छी तरह से विस्तृत में पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा प्रोटीन का विकृतीकरण। तो प्रोटीन का जो विकृतीकरण होता है उसका प्राथमिक, जो प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक अलग अलग तरह की संरचनाएं होती हैं। प्राथमिक संरचना पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है प्रोटीन के विकृतीकरण का। विकृतीकरण का मतलब ये हो गया कि उसको जो है, जैसे ये अंडा है और अंडे को जो है गर्म किया तो उसके जो अंदर जो प्रोटीन है उसका क्या है, जो लिक्विड है वो उसका क्या हो गया, उसका वो जम गया पूरी तरह से। क्या हो गया, वो पूरी तरह से वो जो है अंदर जो है जम गया, स्कंदन हो गया। और वापस उस अंडे को वापस क्या, इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो ये इसको कह रहे हैं अपन प्रोटीन का विकृतीकरण। क्या कह रहे हैं, विकृतीकरण। तो विकृतीकरण के दौरान प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक संरचना नष्ट हो जाती है। कौन सी संरचना नष्ट हो जाती है, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक संरचना वैसी की वैसी रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा प्रोटीन का विकृतीकरण हो रहा। तो विकृतीकरण के परिणाम स्वरूप गोलाकार प्रोटीन H2O में घुलनशील, रेशेदार प्रोटीन में, है ना, गोलाकार प्रोटीन क्या है, जो H2O में घुलनशील है, रेशेदार प्रोटीन जो H2O में अघुलनशील है, परिवर्तित हो जाती है। भाई साहब ये हो गया। तथा उनकी जैविक क्रियाशीलता भी नष्ट हो जाती है। अंडे की सफेदी को उबालने पर क्या हो जाता है, अंडे को उबालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका स्कंदन हो जाएगा, अंदर का जो पदार्थ है, लिक्विड है, वो ठोस हो जाएगा। स्कंदन विकृतीकरण का सामान्य एग्जाम्पल है। चलो कर लोगे आप, यस लिखिए कमेंट्स में जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। वेरी गुड। एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक क्या होते हैं। तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं, प्रतिजैविक बहुत सारे हैं। एंटीबायोटिक ये वे रासायनिक पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीवाणुओं, कवक, एक्टिनोमाइसेस द्वारा उत्पन्न होते हैं। वह अन्य सूक्ष्म जीवाणु, कुछ वायरस, कवक तथा रिकेटिसिया को नष्ट कर देते हैं। मतलब इन्हीं की बिरादरी के दूसरे लोगों को ख़त्म कर देते हैं, मिलाना पड़ेगा इनको अपनी तरफ। ठीक है, तो क्या है ये, कि ये वे रासायनिक पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीवाणु, कवक, एक्टिनोमाइसिस द्वारा तो उत्पन्न होते हैं। वह अन्य सूक्ष्म जीवों, जीवाणु या कुछ वायरस, कवक तथा
रिकेटिसिया को नष्ट कर देते हैं या उनके विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं, उनको क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक कहते हैं। और पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन ये एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है। पेनिसिलिन के लिए तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज़ मिला था, और नोबेल प्राइज़ में इतनी राशि मिलती है कि कितनी पीढ़ियाँ खाते रहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पैसा मिलता है। तो इनकी क्वेश्चन है आपके कि प्रतिजैविक एवं प्रतिरोधी का एक एक उदाहरण देना है। तो अपने तो दो दो उदाहरण दे दिए, इनकी डेफिनेशन भी दे दी। अपना प्रतिजैविक हो गया अभी, है ना। अभी क्या है, प्रतिरोधी देखते हैं। चलो, ये सब हो गया प्रतिरोधी। एंटीसेप्टिक, और एंटीसेप्टिक के ये एग्जाम्पल आ गए बहुत सारे, ये एंटीसेप्टिक है। अल्कोहल, बोरिक अम्ल, आयोडीन, क्लोरीन आदि, ये सभी क्या है, एंटीसेप्टिक। तो वे औषधियाँ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि तथा गुणन को रोकती है, वे औषधियाँ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि तथा गुणन को रोकती हैं, क्या कहते हैं उनको, प्रतिरोधी कहते हैं। ये मानव के स्वस्थ ऊतकों को हानि नहीं पहुंचाती, बढ़िया बात है। ये घावों, अल्सरों तथा रोगग्रस्त त्वचा पर उपयोग की जाती हैं। घाव के ऊपर, अल्सर हो रहे, छाले तथा रोगग्रस्त त्वचा पर उपयोग की जाती हैं। अल्कोहल, बोरिक अम्ल, आयोडीन, क्लोरीन आदि प्रतिरोधी, है ना, आदि प्रतिरोधी का प्रयोग, है ना, का प्रयोग बैक्टीरिया के क्षय से उत्पन्न दुर्गंध के लिए किया जाता है। चलो अगला है एग्जाम्पल, जैसे डेटॉल, ये क्लोरोजाइलेनोल व टर्पिनियोल का मिश्रण है। त्वचा पर उपयोग के लिए प्रयुक्त होता है डेटॉल। ये हो गया डेटॉल। घाव हो जाता तो उस पर लगाते हैं डेटॉल। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। क्लोरोजाइलेनोल का स्ट्रक्चर है वो भी बना दोगे तो और बढ़िया लगेगा आपका। और एग्जाम्पल तो है ही है। आगे बढ़े। हाँ, अब ये वाला जो है ना, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ नहीं आया तो यहाँ से आपके एक क्वेश्चन बन गया तो आपको तो मज़ा आ जाएगा। आपके एक एग्जाम्पल पूछ ले कि भाई साहब 2 पीड़ाहारी के एग्जाम्पल बताइए, तो मार्फिन, एस्प्रिन, ये पीड़ाहारी हो गए। 2 प्रतिरोधी के एग्जाम्पल बताइए, डेटॉल, बायोथाइनॉल, प्रतिरोधी के, प्रतिरोधी है ना, 2 प्रतिरोधी है, वो प्रतिरोधी नहीं है। जो अभी पढ़ा आपने वही। 2 प्रतिरोध रसायन, बोरिक एसिड और जेंशन वायलेट, प्रतिरोधी रसायन। और 2 प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, टेरामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। 2 निश्चेतक जो बेहोश करने के, साइक्लोप्रोपेन और पेलेडाइन। 2 सल्फा औषधियाँ, ये भी क्वेश्चन दे रखा आपके इसमें, सल्फोनाइड और सल्फाइडीन है। और 2 रॉकेट प्रक्षेपक, पॉलीयूरेथेन अमोनियम पर क्लोरेट। क्लोररेम्फेनिकोल प्रतिजैविक के 2 उपयोग, टाइफाइड में और तीव्र बुखार व दस्त में किया जाता है। क्लियर है। आगे बढ़े। ये वाला इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। अभी स्क्रीनशॉट ही रहनी चाहिए, बाद में डिलीट कर देना सारे स्क्रीनशॉट। 28 तारीख बाद हो गया ये। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्रमांक 13। 19 क्वेश्चन करने हैं अपने को। क्वेश्चन क्रमांक 13, मज़ा आ जाएगा, है ना। वीडियो को डाउनलोड करके रख लेना, 2-3 बार देख लेना, बार बार मेहनत नहीं करना पड़े आपको वीडियो को, नहीं तो। किसी द्रव का क्वथनांक, टेम्परेचर, कोई भी द्रव होता है एक निश्चित टेम्परेचर पर उबलता है। जैसे कि मैं पानी लूँगा तो पानी कितने टेम्परेचर पर उबलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री सेल्सियस पर? पानी का क्वथनांक क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। और इस टेम्परेचर पर क्या होगा, इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। पानी का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा भैया, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, तो वही क्या हो गया, क्वथनांक हो गया इसका, पानी का क्वथनांक। अब भाई साहब मैंने करामात कर दी, इस पानी के अंदर मैंने नमक मिला दिया, तो क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। उसी को क्या कह रहे हैं अपन, क्वथनांक मूल्यन। नमक मिला दिया तो 100 की जगह वो 105, 101 पर उबल रहा है, 102 पर उबल रहा है पानी, तो क्या हो गया, इसको क्या कहेंगे, क्वथनांक। अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर उसके क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील, ये विलायक मतलब उन्होंने पानी ले रखा है, क्या ले रखा है यहाँ, पानी के अंदर अवाष्पशील पदार्थ, क्या मिला दूँ, NaCl, नमक मिला दो, सुक्रोज मिला दो, जो भी मिलाना है। तो अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
पहले जो वाष्प दाब था वो कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अर्थात वाष्प दाब अवनमन के कारण, वाष्प दाब अवनमन हो गया, वाष्प दाब अवनमन के कारण विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। शुद्ध विलायक मतलब पानी का क्वथनांक कितना था, 100। पानी के अंदर क्या मिला दिया भाई साहब, नमक मिला दिया, क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, समझ में आया कुछ। तो विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। जैसे कि ये तो है, ये तो पानी है, माना कि ये पानी है और इसके अंदर पानी और नमक दोनों ले लिए, पानी और नमक, पानी प्लस नमक दोनों ले लिए, तो किसका क्वथनांक ज़्यादा होगा, इसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। इसका क्वथनांक क्या है, जो है वो रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ी जाएगा उनको क्वथनांक, सोती क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ी जाएगा। क्लियर है। अब देखो विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल टीबी। और डेल टीबी को क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। कितना क्वथनांक में उन्नयन हुआ, तो क्वथनांक में उन्नयन निकालने के लिए क्या करेंगे, टी माइनस T0। तो टी क्या है, विलयन का क्वथनांक, और ये क्या है, विलायक का क्वथनांक। समझ में आया। तो अगर क्वथनांक में उन्नयन का कितना हुआ, तो ये है 101 डिग्री विलयन का क्वथनांक, और विलायक का कितना है, 100 है। तो 101 में से 100 गया तो 1 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक में उन्नयन हो गया। समझ में आ गया। यूज लिखी रखी है, विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर डेल टीबी, क्वथनांक में का उन्नयन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या है, T0, विलायक का क्वथनांक क्या है, T0। विलायक का क्वथनांक T0 और विलयन का क्वथनांक T है। विलायक का क्वथनांक T0 और विलयन का क्वथनांक T है। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा, डेल टीबी बराबर T माइनस T0। लिखो, जय हो। मेहनत कर लो बस मज़े से, ये दिन फिर नहीं आएंगे मेहनत के, याद रहेंगे आपको। साल भर क्या किया कोई लेना देना नहीं है, और आपकी इतनी तैयारी करवा रहा हूँ, आपने साल भर कहाँ पे पढ़ा, क्या किया, उससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए बेटा जी, उसी से क्वथनांक में उन्नयन वाले सवाल, उसी में क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा लिखिए, और उसी में एक सवाल भी दे रखा है आपके मॉडल पेपर में। 12.5 ग्राम यूरिया 170 ग्राम जल में विलयन के क्वथनांक में उन्नयन, जल में मिलाया है ना, 170 ग्राम जल में मिला दिया, कितना क्वथनांक में उन्नयन पढ़ रहे हैं ना अपन भाई साहब, सुनिएगा। तो क्या किया अपनों ने, आपके पास जो है, समझिएगा आप, बढ़िया ढंग से समझिएगा। आपने, ये आपके पास जल है, क्या है, जल है, और जल कितना है आपके पास, 170 ग्राम, कई बात है, 170 ग्राम जल है, और इस जल के अंदर हमने क्या डाला, यूरिया ना किद्दोड़ में कितना डाला, 12.5 ग्राम यूरिया डाल दिया। कई डाली उनमें यूरिया, 12.5 ग्राम यूरिया 170 ग्राम जल में डाल दिया। तो विलेय तो ये हो गया, यो कहिए विलेय, ये क्या है भैया, विलेय हो गया यूरिया, और जल क्या है, विलायक। जल क्या है, विलायक। क्या हो जाएगा, जल का क्वथनांक तो 100 डिग्री सेल्सियस है, जल के अंदर अपनों ने क्या डाल दिया, यूरिया डाल दिया, क्वथनांक में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, क्वथनांक में क्या हो जाएगा, उन्नयन हो जाएगा। भाई साहब तो कतरो उन्नयन यून में इतना डाला, इसमें 170 ग्राम में, तो इतना टेम्परेचर बढ़ गया। केल्विन में देखेंगे तो 0.63 केल्विन बढ़ गया टेम्परेचर पहले की तुलना में। ठीक है, कितना, 0.63 केल्विन बढ़ गया। तो अपने पास ये क्या है, 0.63, तो ये डेल टीबी कितना है, 0.63 हो गया अपने पास। अच्छा, अपन जो है विलेय जो है, विलेय कितना 12, तो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे विलेय के लिए यूरिया को, WB कितनी मात्रा है ये अपने पास, 12.5। अपने को यूरिया का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो क्वथनांक में उन्नयन का ये फार्मूला है भाई साहब, आप इस फार्मूलों को, ये जो फार्मूला है क्वथनांक में उन्नयन बराबर होता है, मेरी बात ध्यान सुनना, डेल टीबी बराबर KB गुणित WB गुणित 1000 बटे क्या लिखेंगे, MB गुणित WA सॉरी। अब किनको क्या कहते हैं ये सुन लीजिए सबसे पहले मेरी बात। क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करना, ये फार्मूला डेल टीबी। KB क्या है भैया यहाँ पर,
स्थिरांक है, क्वथनांक, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है ये Kb। और जो Wb है, Wb क्या है, विलेय का भार है ना, विलेय का भार। और ये क्या है, विलायक का भार। और ये क्या है, विलायक का क्या है, जो अपने को ज्ञात करना है विलेय का, ये वाला जो है ये क्या है, विलेय, यूरिया के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना आपको, यूरिया का आणविक द्रव्यमान Mb ज्ञात करना है, विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो विलेय के आणविक द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, विलेय के आणविक द्रव्यमान को अपन Mb से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और विलेय के भार को Wa से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विलेय का भार Wb, विलेय का अणुभार या आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, उसको Mb से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, क्लियर है। और Wa क्या है, ये विलायक का भार। तो विलायक कितना है अपने पास, 170 ग्राम। तो इसको क्या कह रहे हैं अपन, Wa, ये है आपका Wa। और ये क्या है आपका Wb। आपका फार्मूला ये है, Mb को इधर लिखा तो डेल Tb यहाँ लिख दिया, तो ये फार्मूला हो गया Mb बराबर Kb गुणित Wb गुणित 1000 डेल Tb गुणित Wa। कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट करना है, आपको Mb निकालना है। तो आपके पास Kb कितना है, आपके पास भैया Kb जो है ये है, Kb ये आ रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आएगा 0.52 है ना। और आपके पास जो डेल Tb क्वथनांक में उन्नयन कितना, 0.63 ये लिखा हुआ है आपके पास। आपके पास Wb कितना है, ये है 12.5 ग्राम। और आपके पास Wa कितना है, 170 ग्राम। कुछ नहीं, ये फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करी, आपके पास Kb की वैल्यू, ये Kb की वैल्यू इसकी जगह 0.52 लिख दिया। आपको ये निकालना है, क्या निकालना है, ये निकालना है बस। Mb लिखा आपने, 0.52 लिखा, ये क्या Wb कितना है आपके पास, ये 12.5 गुणित ये 1000 ऐसे कैसे, डेल Tb कितना है 0.63 और ये कितना है Wa कितना है 170। ये सॉल्व करोगे आप तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ये आंसर मिल जाएगा। बहुत बहुत सिंपल है भाई साहब, सिर्फ वैल्यू पुट करना है ऐसे सवाल में और फॉरवर्ड के नंबर लेके आओगे। एक बार पेन से प्रैक्टिस कर लेना, कंप्लीट। क्लियर है, आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट लो बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब बेटा हिमांक में अवनमन की बात ना होती ना तो कुल्फी खाने का मज़ा नहीं आता। कुल्फी अपन खा रहे हैं तो हिमांक में अवनमन के कारण ही अपन कुल्फी खा पा रहे हैं, मटका कुल्फी। तो पानी जो है कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है भाई साहब, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या हो जाता है, जम जाता है। लेकिन पानी के अंदर मैं नमक मिला दूंगा तो 0 के बजाय वो -10 या माइनस जितना मिलाऊंगा उसके आधार पर -10 -15 डिग्री सेल्सियस पे जमेगा, वो जमेगा ही नहीं। बढ़िया बात है। तो टेम्परेचर तो उसका कम हो गया। अब उसके अंदर दूध मलाई भर के यानी उसके अंदर डिब्बा डाल रहे हैं, मटका कुल्फी खा रहे हैं तो वो जम जाएगा। अगर नमक नहीं डालेंगे तो उसका टेम्परेचर जो है 0 है और 0 के आसपास धीरे धीरे थोड़ी गर्मी बढ़ेगी तो 0 से और 1 2 3 4 होता उसका जो मटका दिन भर ठंडा रहेगा ही नहीं मटके वाले का और कुल्फी जमेगी नहीं, वो परेशान हो जाएगा। तो बर्फ़ के साथ क्या मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं, नमक मिलाया जाता है। तो टेम्परेचर क्या चलाया जाएगा, माइनस में, क्योंकि बर्फ़ के अंदर तो डिब्बा कैसे डालेंगे मलाई का, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे बर्फ़ को, तभी जो है तो उसको बर्फ़ को थोड़ा हिला के थोड़ा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको अच्छा हिलाते हैं मटके को धड़ाधड़ और उसके अंदर नमक भी मिला देते हैं और फिर उसके अंदर डिब्बे भी डाल देते हैं, हिलाते हैं ताकि अच्छे हो जाए। तो जब किसी विलायक को इतना ठंडा किया जाता है कि वह किसी ताप पर जम जाता है तो उस ताप को क्या कहते हैं, उसको तो कहेंगे अपन हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। जैसे पानी को ठंडा करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाएगा, जम रहा, बढ़िया बात है। अब हमने क्या करामाती कर ली, पानी के अंदर नमक मिला दिया तो जम के देगा अब 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 से तू माइनस में चला जाएगा। ठीक है, 0 से इधर तो चलते हैं 1 2 3 4 5, आपका जो 25-30 डिग्री सेल्सियस का पानी आप जमा रहे हो तो पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर जम गया, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ बन गया। अरे तू बर्फ़ कैसे बन गया 0 डिग्री सेल्सियस पर, तेरे को तो अभी लिक्विड ही रहना था, चल तेरा देखता हूँ मैं, तेरे अंदर नमक मिला दिया तो -15 डिग्री सेल्सियस पर जमना फिर अब। तो जब किसी विलायक को इतना ठंडा किया जाए कि वह किसी ताप पर जम जाता है तब उस ताप को हिमांक कहते हैं। किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। बढ़िया बात है।
अब करामात करने बैठ गए अपन तो कि तू कैसे 0 डिग्री सेल्सियस बना पर जम जाए। तो किसी विलायक मतलब पानी, विलायक क्या ले रहे पानी में कोई अवाष्पशील मतलब नमक अवाष्पशील पदार्थ में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो गया। बढ़िया बात है, बड़ा नहीं, क्या हो गया, कम हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप हिमांक कम हो जाता है। वाष्प दाब कम हो गया, हिमांक भी कम हो गया। अर्थात वाष्प दाब अवनमन के कारण विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से क्या होता है, कम। 0 से -15 में आ रहा मतलब कम हो रहा है। विलायक और विलयन के हिमांक को अंतर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल TF से। किससे, डेल TF से, हिमांक का अवनमन। बढ़िया बात है। यदि शुद्ध विलायक का हिमांक T0 है, विलायक का हिमांक क्या माना, T0, और विलयन का हिमांक T है, तो हिमांक में अवनमन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल TF बराबर T0 माइनस T। T0 क्या है, विलायक का हिमांक, और ये क्या है भाई साहब, विलयन का हिमांक। मेरी बात समझे। तो विलयन का हिमांक क्या हो जाएगा, कम। माना कि कोई ऐसा पदार्थ है जो 5 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा है, ठीक है, तो 5 डिग्री सेल्सियस पर विलायक जम रहा है, तो यहाँ पे लिखूंगा 5, और विलयन जो है वो, विलयन माना कि जो है वो कितने पे जम रहा है, वो 1 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा है, कोई पदार्थ है उसका, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4। तो हिमांक में अवनमन कितना हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस कम पे जम रहा है भैया। ये हो गया। अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग हिमांक होता है। क्लियर है भैया, क्लियर 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 क्लियर। अगर पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस और -2 पे जम रहा है, तो 0 - 2 कितना हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। 2 डिग्री सेल्सियस का हिमांक अवनमन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। हिमांक में अवनमन हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब इससे रिलेटेड भी एक सवाल है भैया, ये NCERT का सवाल है और ये आने की पूरी संभावना रहेगी, मेरा मानना है। इतने सालों का अनुभव कहता है कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखते हैं आएगा तो दोनों में, अथवा में ये कई क्वेश्चन छप जाए तो बढ़िया बात है। अब इसमें क्या है, इसमें भी वही आप जो बात कर रहे हैं ना, जो अपनों ने अभी जो सवाल किया था उसी तरीके से ये भी सवाल है। क्वथनांक में उन्नयन का किया था, वैसे हिमांक में अवनमन का करना है अपने को। तो हिमांक में अवनमन को क्या कहते हैं, डेल TF बराबर KF गुणित WB गुणित 1000 बटे ये MB गुणित WA, ये लिख दें। और अगर आपको अणुभार ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे, ये MB कटे पूछे दांगा, अन्य लिखी दांगा अटे, अन्य लिखी दांगा नीचे। तो ये हो जाएगा ये वाला MB बराबर KF गुणित WB गुणित 1000 बटे डेल TF इंटू WA। वो की वही सारी बातें हैं, मेरी बात सुनना आप। तो एक विद्युत अनपघट्य के 1.00 ग्राम, तो 1.00 ग्राम मतलब यो का ही है भैया WB। 1000 तो ऐसा कैसे लिखा हुआ है। ये क्या है, KF 5.12। 0.40 केल्विन ये क्या है भैया, ये जो है डेल TF, इसको क्या कह रहे हैं अपन, डेल TF। और भाई साहब ये क्या है, WA 50 ग्राम क्या है, WA। मेरी बात समझे, मतलब विलायक का द्रव्यमान है ये। तो एक विद्युत अनपघट्य के 1.00 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में कितना हो गया, 0.40 केल्विन की कमी हो गई भाई साहब। तो बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक जो है, हिमांक अवनमन स्थिरांक 5.12 kg मोल इनवर्स है। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो भैया। मोलर द्रव्यमान सूत्र फार्मूला ये है मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का। तो ये MB लिखो या कुछ भी लिखो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर MB बराबर वही KF की जगह 5.12 लिखा, WB की जगह 1.00 लिखा, इसकी जगह ये 1000, ये इकाई है ग्राम मोल प्रति मोल, G मोल इनवर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो विलेय का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 256 G मोल इनवर्स। क्लियर है, सॉल्व करते रहना, काटा पीटी आप करते रहना, ये आपको खुद को सीखना है, भाग देना बिना। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो ये हो गया आपका कौन सा वाला सवाल, 2 सवाल आ सकते हैं विलियन से। ये हो गया आपका 13वां क्वेश्चन। बहुत बड़ा वीडियो बनने जा रहा है ये। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में 4 अंतर। आणविकता या अणुसंख्यता एक ही बात है।
तो अभिक्रिया की आणविकता और अणुसंख्यता में अंतर, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या होती है अणुसंख्यता। अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनका सांद्रण परिवर्तित होता है, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होना चाहिए, उसी को अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। चलिए, यह केवल सैद्धांतिक हैं और ये बहुत भाई साहब क्या है, प्रायोगिक हैं। इसे प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जैसा यह प्रायोगिक हैं, ये भी लिखो। यह हमेशा पूर्णांक होती हैं और यह पूर्णांक भी हो सकती है, प्रभाज्य भी हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 3/2 हो सकती है। ओके, प्रभाज्य में भी हो सकती है। इसका मान शून्य नहीं होता कभी भी। आणविकता कुछ ना कुछ तो ही है भैया। 10 बेटे 2 बच्चे थे, 2 में से 2 ही फेल हो गए तो क्या हो गए, शून्य हो गए अभिक्रिया की कोटि। लेकिन अणुसंख्यता तो है, तो इसका मान शून्य नहीं होता है और इसका मान क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि के संबंध में जानकारी नहीं मिलती है। रिएक्शन रेट कितनी देर में रिएक्टेंट प्रोडक्ट से में कन्वर्ट होगा, इसको कोई लेने देने नहीं। इसके पास तो दर्ज आ गए कि इतने बच्चे बैठे, वो फेल हो पास हो कोई मतलब नहीं इनको। मतलब एक टीचर ऐसा है कि इतने बच्चों को पढ़ा रहे, फेल हो पास हो मेरे को कोई मतलब नहीं है। एक है कि भैया इनको पास करना है, ठीक है। तो चेंज होना, सांद्रण में चेंज हो रहा है, तो इसमें अभिक्रिया की क्रियाविधि के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि के संबंध में जानकारी मिलती है। क्लियर है? जय हो। तो ये जो इस टाइप का क्वेश्चन जो है कितने नंबर का हो सकता है, ये 3 नंबर का। 3 के बजाय अपने 5 अंतर पढ़ लिए, जितने याद रह जाए उतने लिख लेना, आपके पूरे मार्क्स कंप्लीट। अगला है आपका ये वाला, दोनों अंतर में से दोनों अंतर इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर बताइए। तो अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं? तो इकाई समय में क्रियाकारक की सांद्रण में कमी या उत्पादक के सांद्रण में वृद्धि को व्यक्त करता है। कौन? अभिक्रिया की दर। ठीक है, क्रियाकारक के सांद्रण में कितनी कमी हो रही है, मतलब कोई भी अभिक्रिया होती है तो क्रियाकारक से क्या बोल रहा है, उत्पाद बन रहा है। रिएक्टेंट से क्या हो रहा हो, प्रोडक्ट बन रहा है। तो जैसे जैसे अभिक्रिया होगी वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता कम होगी और उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। तो क्रियाकारक की सांद्रता में कमी और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि को व्यक्त करती है कौन? अभिक्रिया की दर। भाई साहब, दर स्थिरांक दर समीकरण के समानुपाती स्थिरांक होता है। ये तो दर समीकरण में समानुपाती स्थिरांक होता है। अभिक्रिया दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है और दर स्थिरांक का मान अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर, इसको कोई लेना देना नहीं है। साम्यावस्था पर अग्र और पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर था। इक्विलिब्रियम कंडीशन है, साम्यावस्था है, तो जिस दर से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन रहा है उसी दर से प्रोडक्ट भी क्या होगा, रिएक्टेंट में बनेगा। तो ये होगी साम्यावस्था में। साम्यावस्था पर अग्र व पश्च अभिक्रिया के वेग नियतांकों के का अनुपात ही साम्य स्थिरांक होता है। इसकी इकाई मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स, समय इनवर्स होती है और इसकी इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है कि अभिक्रिया की कोटि की इकाई होगी वो इसके आधार पर उस दर स्थिरांक की इकाई होगी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक क्या होगा, द्वितीय के लिए क्या होगा, तृतीय के लिए क्या होगा, शून्य के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना, कोटि। इसकी इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर होती है, किसकी? दर स्थिरांक की। आगे बढ़े, चलो, जय हो। 11 के बाद आपके पास आया 12वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, विक्टर मेयर विधि। बहुत बड़ा वीडियो बन गया है और बहुत ज़्यादा पढ़ा लिया मैंने, ऐसा लग रहा है इस वीडियो में। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? विक्टर मेयर वाला। ये 15, 16, 17, 18, 19 क्या करें इस वीडियो के इसके बाद अपन ख़त्म करते हैं। बाकी जो है वीडियो की जो लेंथ जो हो गई 1 घंटा तो हो गया, इसको ज़्यादा हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन जो है इसके बाद में, ये क्वेश्चन लास्ट करवा रहा हूँ, बाकी अपने अगले वीडियो में देखेंगे। विक्टर मेयर विधि। एल्कोहल की पहचान करने की कौन सी विधि? विक्टर मेयर विधि। तो विक्टर मेयर विधि में भाई साहब क्या क्या लिखोगे? HI, AgNO2 और HNO2 नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाती है ना, की अभिक्रिया करवाई जाती है। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीय एल्कोहल, तृतीय एल्कोहल की किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे अपन? HI। इसकी जगह आप HI लिख देना, चलेगा, HI लिख दो, चलो ये HI, और P+I2 लिखो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? मेरी बात सुनना, विक्टर मेयर विधि। इस विधि में एल्कोहल को फास्फोरस और आयोडीन में, है ना, इस विधि में एल्कोहल की किसके साथ में, यहाँ पे थोड़ा इसमें शायद बुक्स में ही गलत है। इस विधि में एल्कोहल की अभिक्रिया, है ना, एल्कोहल की अभिक्रिया लिखिएगा, आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। इस विधि में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रिया
HI, AgNO2 और HI के साथ करवाई जाती हैं। इस विधि में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रिया HI लिखो, HI के साथ करवाएंगे। एक तो किसके साथ में? HI के साथ में AgNO2 और HNO2 के साथ करवाई जाती हैं। तो प्राथमिक एल्कोहल एल्किल नाइट्रोलिक एसिड बनाता है, द्वितीयक एल्कोहल स्यूडोनाइट्रोल बनाता है और तृतीयक एल्कोहल कोई अभिक्रिया नहीं होती है। फिर इनको NOH के साथ क्रिया करवाने पर या मिलाने पर प्राथमिक एल्कोहल लाल रंग देता है, द्वितीयक एल्कोहल नीला रंग देता है और तृतीयक एल्कोहल रंगहीन कलर देता है। अब मेरी बात सुनना। अब ये तो हो गया अपना प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल की बात। अब इसको देख लें। इसकी जगह आप चाहो तो समझने, आप HI लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जल्दी आ जाएगा। चलो HI लिख दिया। चलो मैंने HI जैसे लिखा कि ये H, मेरी बात सुनना, ये OH और ये H क्या निकल गया? -H2O। यहाँ से भी -H2O, -H2O कर दो, -H2O कर दो, -H2O कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसकी जगह RCH2 I हो गया, OH की जगह I जोड़ दिया, इसकी जगह की भी I जोड़ दिया और इसकी जगह भी I जोड़ दिया। AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाओ बेटा। अब तो क्या होगा? -AgI निकालो। क्या निकालो? -AgI। ये -AgI निकाल दिया, -AgI। ठीक है। फिर यहाँ पर भी -AgI और यहाँ पर भी -AgI। चलो अब आगे बात करें। जैसे AgI निकाला तो यहाँ पर क्या जोड़ दोगे? NO2 जो बचा है वो यहाँ जुड़ गया, तो ये NO2 जोड़ दिया, RCH2NO2। R1 R2 अलग अलग एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, तो R1 R2 CH और ये NO2 है भैया, यहाँ पे NO नहीं है। फिर यहाँ पर AgI निकला, R1 R2 R3 C और ये इसकी NO2 जुड़ गया। फिर HNO2 के साथ रिएक्शन करवाई, HNO2 के साथ रिएक्शन करवाई, किसके साथ में? HNO2 के साथ में। तो यहाँ पर जो है HONO, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। तो HNO2 को अपनों ने HONO लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये H2O निकल गया। ध्यान से देखना। तो NOH, ये NOH जोड़ दिया यहाँ पर, RCNO2 ऐसा कैसा है? डबल बॉन्ड NOH लिख दिया यहाँ पर। क्लियर है? यहाँ पर क्या किया अपनों ने? इसको भी मैं ये लिखूँ H, ध्यान से HNO2 को HONO लिख दिया मैंने, HONO लिख दिया। तो यहाँ पर भी देखना ध्यान से बेटा, क्या किया मैंने? ये H और ये OH -H2O। तो ये जो है R1 R2, ये R1 R2 ये C रहा, ये NO2 ऐसा कैसे लग, ये NO कहाँ लिख दिया मैंने? यहाँ लिख दिया। ठीक है। और इसमें तो कोई अभिक्रिया हो ही नहीं रही। ये एल्किल नाइट्रोलिक एसिड है, ये स्यूडोनाइट्रोल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बन रहा है। यहाँ NOH के साथ क्रिया करवाएंगे, ये लाल रंग देगा, द्वितीयक एल्कोहल नीला रंग और तृतीयक एल्कोहल रंगहीन। तो भाई साहब अच्छे से याद कीजिएगा इसको, कैसे भी करके, इम्पोर्टेंट है, आने वाली है, छप रही है, ये हो सकता है, संभावना है, दुनिया संभावना के ऊपर चलती है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? चलो 15वां क्वेश्चन तो पूरा करवा देता हूँ। 16, 17, 18, 19 4 क्वेश्चन के लिए अगला वीडियो बनाऊंगा। ये हो गया। चलो स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल के विभेद करने की विक्टर मेयर विधि। यहाँ पर NO2 है, तो इसमें थ्योरी क्या लिखोगे? प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल की HI, AgNO2 और HONO मतलब नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। तो प्राथमिक एल्कोहल लाल रंग देता है, और शार्ट में करना चाहो तो ये लिख लो, प्राथमिक एल्कोहल लाल रंग देता है, द्वितीयक एल्कोहल नीला रंग देता है और तृतीयक एल्कोहल कोई रंग नहीं देता है। चलिए आगे। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना, आपको क्या बनाना है? फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। किसके साथ क्रिया करवा रहे हैं? HONO2 मतलब HNO3 नाइट्रिक अम्ल है ये। और यहाँ पर भी अपने को दर्शन हो रहे हैं, कौन है यहाँ पर? हाइड्रोजन है। कौन है यहाँ पर? हाइड्रोजन लगा हुआ है ऑलरेडी, हर जगह CH है वो। तो अब क्या करूँ मैं इसको? ये 3 ले रहा हूँ, यहाँ पर भी हाइड्रोजन दिखा दूँ, यहाँ पर भी हाइड्रोजन दिखा दूँ और यहाँ पर भी हाइड्रोजन दिखा दूँ। तो ये 3 जो है मैंने HONO2 मतलब HNO3 लिया, तो 3 जगह का ये HOH,
HOH 3 जगह से निकल गया, 3H2O निकल गया, और तीनों हाइड्रोजन की जगह मैं जो जोड़ दूँ, तीनों हाइड्रोजन की जगह क्या जोड़ दूँ मैं, NO2 जोड़ दूँ, तो ये बन जाएगा भैया, ये कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, ये बनेगा ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या बनेगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और ट्राई नाइट्रोफिनॉल को ही क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड कहते हैं। ट्राई नाइट्रोफिनॉल को ही क्या कहते हैं बेटा जी, पिक्रिक एसिड कहते हैं। आगे बढ़े, फिनॉल से एनिलीन बना रहे अपन, तो ये भैया फिनॉल लिया, फिनॉल की किसके साथ क्रिया करवाई, अमोनिया के साथ क्रिया करवा दो, एनिलीन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा एनिलीन, ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओ आप। ये लिया मैंने फिनॉल और अमोनिया, ये लिया अमोनिया, अमोनिया को HNH2 लिख दूँ, चलेगा, दौड़ेगा। ZnCl2 निर्जल 500 डिग्री सेल्सियस, क्या हो जाएगा, ये H2O निकल जाएगा और ये NH2 जोड़ दूंगा, तो ये हो गया -H2O, और ये बेंजीन के ऊपर क्या लिख दिया मैंने, NH2, इसी को क्या कह रहे हैं अपन, एनिलीन। क्लियर है, तो फिनॉल से एनिलीन बन गया। ये रिएक्शन भी आपकी दे रखी है। अब भैया ये है, क्रोमिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण पर संयुग्मित डाई कीटोन बेंजोक्विनोन बनता है, तो हमने को पैरा बेंजोक्विनोन बन रहा है। क्या हो रहा है, पैरा बेंजोक्विनोन। तो ये लिया अपनों फिनॉल, क्या लिया अपनों फिनॉल, ये C6H5OH, यहाँ का हाइड्रोजन भी दिखा दूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, ठीक है। होगा क्या यहाँ पर कि ये H निकल के जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ आ जाएगा। ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, Na2Cr2O7। क्या ले रहे हैं अपन, Na2Cr2O7 क्या दे रहा है भाई साहब अपने को, ये ऑक्सीजन दे रहा है, नवजात ऑक्सीजन, और किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 या Na2Cr2O7 ले रहे हैं अपन। क्या होगा भाई साहब, यहाँ पर ये हाइड्रोजन निकल गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो गया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया तो ये बना लिया, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया तो ये डबल बॉन्ड कर दिया, और एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लिया, ये हो गया O। मेरी बात समझे आप, और यहाँ का ये H और ये H, और यहाँ से एक ऑक्सीजन उठाया, ये हो जाएगा H2O, और इसी को कहते हैं पैरा बेंजोक्विनोन। क्या कहते हैं, पैरा बेंजोक्विनोन। ये हो गया आपकी रिएक्शन कंप्लीट। क्रोमिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण पर संयुग्मित डाई कीटोन बेंजोक्विनोन बनता है। फिनॉल से क्या बनाया अपनों ने, पैरा बेंजोक्विनोन। फिनॉल से क्या बनाया, ये है भाई साहब फिनॉल। फिनॉल से क्या बनाया, पैरा बेंजोक्विनोन बनाया। तो जल्दी से कमेंट से कीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है उनको समझने के लिए समझिएगा, और समझने के साथ साथ ज़्यादा काम ना करें तो कम से कम पेन चलाते रहो, रीडिंग करते रहो, लिखते रहो, लिखते लिखते याद हो जाए। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए 28 तारीख तक आपके लिए फुल मेहनत करूं, ताकि आपको जो है 28 तारीख का पेपर आपके लिए बढ़िया जाए, मस्त जाए। आप सभी अपने दोस्तों को बताइएगा। मेरा उद्देश्य ये है कि सभी गांव के बच्चों को के लिए केमिस्ट्री मेरी तरफ से मैं कंप्लीट करवा लूँ। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो है पार्ट है अपने 15 क्वेश्चन तक तो कर लिए, अगले जो वीडियो में अपन करेंगे 16, 17, 18, 19। बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है, इसलिए मेरे को यहाँ पर रोकना पड़ रहा है, नहीं तो मेरा तो प्लान था कि एक ही वीडियो में पूरा जो है कंप्लीट करवा दूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक वीडियो और आएगा आपके पास, तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ये वीडियो आए अगला आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।